हेलो एवरीबॉडी। ये वीडियो मैं सेठ मिडोरी दहिसर ईस्ट में जो प्रोजेक्ट है उनके कुछ फ्लैट परचेजर्स की क्वेरी है। तो कॉमन क्वेरीज हैं, इसके लिए उनकी बेनिफिट के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनके क्वेश्चंस के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बी और सी विंग के दहिसर मिडोरी के बी और सी विंग के कुछ फ्लैट परचेजर्स को ईमेल आया है। मैं आप रीड आउट करता हूँ। ये ईमेल जो है, जो सेक्रेटरी हैं सोसाइटी के, उन्होंने फ्लैट परचेजर को भेजा है। 16 फरवरी का ये ईमेल है। उसमें कहते हैं कि एज यू नो वी हैव इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ हैंडिंग ओवर द शेयर सर्टिफिकेट टू द मेंबर्स। We would like to inform you that the sale certificate of your building flat is not in the custody of society. While handing over the sale certificate register to the society, builder removed the sale certificate of your flat. So you are requested to coordinate with the builder office in this regard. ये उनका ईमेल है। अभी लीगल पोजीशन हम देखते हैं कि क्या है। सेल सर्टिफिकेट जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। जैसा हम फ्लैट परचेज करते हैं तो फ्लैट सेल एग्रीमेंट या सेल डीड जैसा हम रजिस्टर करवाते हैं और हमें मिलता है, वैसे ही सेल सर्टिफिकेट जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है कंफर्मिंग कि आप पर्टिकुलर फ्लैट, आपकी जो पर्टिकुलर सोसाइटी है उसमें आप मेंबर हो। उसकी कंफर्मेशन के लिए वो शेयर सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है। और ये जो शेयर सर्टिफिकेट है उसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। जैसे आप फ्लैट सेल करना चाहोगे या आप लोन लेना चाहेंगे तो हर अलग अलग पर्पज इसके लिए, या कोई डॉक्यूमेंट आपको फ्लैट के रिलेटेड बनाए, वो हर चीज़ के लिए आपको शेयर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अभी शेयर सर्टिफिकेट इशू करने की जो जिम्मेदारी है लीगली सोसाइटी की है। और एज पर बायलॉज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बायलॉज बनाया है जो कि सारी सोसाइटी को अडॉप्ट करना रहता है विद सम और अदर चेंजेस। उस बायलॉज के हिसाब से बायलॉज नंबर 9A बताता है कि सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी शेयर सर्टिफिकेट उसके मेंबर्स को इशू करें। बायलॉज नंबर 9B बताता है कि अगर इन केस आपका सेल सर्टिफिकेट खो गया है तो आप डुप्लीकेट सेल सर्टिफिकेट के लिए भी इशू आप एप्लीकेशन कर सकते हो। एज पर बायलॉज नंबर 139(1) सेल सर्टिफिकेट इशू करने की जिम्मेदारी जो है सोसाइटी के सेक्रेटरी की रहती है और उसको वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी कस्टडी में संभाल के रखने चाहिए। सेल सर्टिफिकेट एक प्रिंटेड फॉर्म बुक रहता है जिसमें एक काउंटर फॉइल रहता है, वो सोसाइटी के पास रहेगा और उसका जो दूसरा मेन पार्ट रहेगा वो मेंबर को इशू किया जाता है। सेल सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर्स रहेगा, पर्टिकुलर हर सर्टिफिकेट का एक आइडेंटिटी नंबर रहता है, प्लस उसमें 5 शेयर्स का नंबर रहता है कि भाई सो एंड सो फलाना फलाना मेंबर को अंडर सो एंड सो सर्टिफिकेट नंबर ये 5 शेयर्स हम अलॉट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 टू नंबर 5 उसकी ये वैल्यू है और उसको इस डेट पे इशू किया गया है और इसके ऊपर सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर की साइन रहती है, सोसाइटी का सील रहता है। ये जो जिम्मेदारी है सोसाइटी की है। अब जब सोसाइटी आपकी 2019 में फॉर्म हो गई है उसके बाद बिल्डर का कोई रोल सोसाइटी के अफेयर्स में आता ही नहीं है। कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि इसमें बिल्डर लीगली कुछ बोल सकता है या कर सकता है। तो इस सिचुएशन में, और ये मैंने आपको लीगल पोजीशन बताया, उस हिसाब से ये जो शेयर सर्टिफिकेट थी उसको सोसाइटी के सेक्रेटरी ने आपको देनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा है ये डॉक्यूमेंट के बेस पे, ये ईमेल के बेस पे, कि सोसाइटी ने बाकी सारे जो मेंबर्स हैं उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दी और आपकी जो शेयर सर्टिफिकेट है वो उसने बिल्डर को हैंड ओवर कर दिया। आपके बिना परमिशन के, आपकी कंसेंट के बिना उन्होंने कर दिया। आपने अगर लोन लिया होगा तो आप वो परमिशन टू मॉर्गेज बिल्डर ने इशू किया रहेगा, वो आप पढ़िए। उसमें भी बिल्डर अंडरटेकिंग दे रहा है बैंक को कि एज सुन एज द सोसाइटी इज फॉर्म वो बैंक को इन्फॉर्म करेगा और शेयर सर्टिफिकेट जो है डायरेक्टली आप बैंक को देगा। या तो इनकेस सोसाइटी फॉर्म बाद में होगी तो वो सोसाइटी को इन्फॉर्म करेंगे कि सो एंड सो फ्लैट मॉर्गेज्ड है
और सोसाइटी फिर आपको सेल सर्टिफिकेट बैंक को इश्यू करेगी। यानी दोनों सिचुएशंस में अगर लोन लिया है तो भी और अदरवाइज आपको जो सेल सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं उसकी जिम्मेदारी थी वो सेल सर्टिफिकेट आपको इश्यू करने की, और उन्होंने नहीं की। इसके बदले में वो सेल सर्टिफिकेट उन्होंने बिल्डर को इश्यू कर दी। यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है जिसकी जिम्मेदारी संभाल के रखने की जिम्मेदारी, इश्यू करने की जिम्मेदारी सेक्रेटरी की थी, वो उन्होंने बिल्डर को दे दिया। इसका मतलब कि बिल्डर और सेक्रेटरी का डायरेक्ट कॉल्यूजन आपको इसमें दिख रहा है। और सेक्रेटरी ने ये कमिटी को बिना पूछे तो किया ही नहीं होगा। यानी कि जो कमिटी के मेंबर्स हैं वो भी इतने ही इन्वॉल्व हैं जितना कि सेक्रेटरी इन्वॉल्व है। इसलिए इसमें आपके पास दो रेमेडीज हैं। एक तो आप पुलिस कंप्लेन फाइल कर सकते हो कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी थी, सेल सर्टिफिकेट आपकी प्रॉपर्टी है, और आपकी प्रॉपर्टी बिना आपको पूछे, आपकी कंसेंट के बिना सेक्रेटरी या जो सोसाइटी की कमेटी है उसने बिल्डर को दे दिया है। अभी बिल्डर का क्या पर्पज है? बिल्डर का पर्पज ये है कि वो आपको प्रेशर करे। एक जैसे अलग अलग प्रेशर टैक्टिक्स यूज की है, वैसे ही एक प्रेशर टैक्टिक्स है जिसके हिसाब से वो चाहता है कि आपने उसके अगेंस्ट में जो भी कंप्लेंट्स फाइल की होगी या जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स बाकी है वो आप विड्रॉ कर लो या उसके टर्म्स के हिसाब से आप सेटल कर लो। ये उसका क्लियर पर्पज है। यानी कि ब्लैकमेलिंग करना है। तो जो बिल्डर ने ब्लैकमेलिंग करना है उसमें सोसाइटी के जो कमिटी मेंबर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए, वो बिल्डर को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इस आप जो पर्टिकुलरली बी और सी के जो सोसाइटी ऑफिस बेरर्स हैं उनके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। जैसे कि एक्सटेंशन के टाइम पे या अलग अलग इश्यूज के टाइम पे उन्होंने बिल्डर को ही साथ दिया है कि फ्लैट परचेसर्स के अगेंस्ट में उन्होंने काम किया है। जो कि फ्लैट परचेजर के इंटरेस्ट में जो उनको काम करना चाहिए था वो पर्टिकुलर इस सोसाइटी में उन्होंने नहीं किया है। उनको बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी हम कन्वर्सेशन हुआ था, उसमें उन्होंने एश्योरेंस किया था कि सब फ्लैट परचेजर्स मिलके सब काम करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर दिया और जहां पे बिल्डर ने बोला वहां पे साइन कर दिया। आपका तीसरा इशू है कि पार्किंग स्पेस आपको नहीं दे रहे हैं। तो एज पर रेरा और एज पर बीएमसी या तो सोसाइटी के जो बायलॉज हैं उसके हिसाब से पार्किंग का अलॉटमेंट करना वो लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की। बिल्डर वो अलॉट नहीं कर सकता है। बिल्डर ने भले वो सेल किया हो लेकिन पर्टिकुलर पार्किंग स्पेस किसको आएगी वो जिम्मेदारी सिर्फ सोसाइटी की है और सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी की है। उसके लिए बायलॉज में क्लियर रूल्स लिखे गए हैं कि किस तरह आपको पार्किंग का अलोकेशन किया जाएगा। इसमें हमने सजेस्ट किया था, जैसा एओपी मेंबर्स के साथ बात डिस्कशन हुआ और ये बात हुआ था कि 3 क्राइटेरिया हमने बताई थी कि नंबर 1 जो बुकिंग डेट जिसका पहले है उसको मिलने का फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड था कि अगर पर्टिकुलर फ्लैट है उसके एरिया के हिसाब से अगर बिल्डिंग के जो प्लान्स अप्रूव हुए हैं उसमें अगर वो पर्टिकुलर साइज के फ्लैट के लिए अगर पार्किंग अप्रूव हुई है देन इट विल बी सेकंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ पार्किंग। और थर्डली अगर बिल्डर ने सेल किया है तो तीसरा। वो तीन क्राइटेरिया के बेस पे हमने बताया था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऐसा नहीं चल सकता है। ये 3 क्राइटेरिया के बेस पे आपको कार पार्किंग का अलोकेशन करना पड़ेगा लीगली। क्योंकि अगर आप कार पार्किंग का अलोकेशन नहीं करते हो पर्टिकुलर मेंबर को जिसका अप्रूव्ड प्लान में कंडीशन है कि उस पर्टिकुलर फ्लैट में उस पर्टिकुलर साइज के लिए पार्किंग अलॉट करना कंपलसरी है, तो अगर और फिर आप अलॉट नहीं करते हो तो बिल्डिंग के प्लान्स का भी वायोलेशन हो रहा है। तो इस दोनों सिचुएशन में आपकी लीगल राइट ये बनती है कि सोसाइटी को आप बोलें कि भाई ये रूल्स के हिसाब से आप उसको अलोकेट करो। और फिर भी अगर आप नहीं दे रहा है तो आपको रेमेडीज दो अवेलेबल हैं। एक तो आप जैसे पुलिस कंप्लेन कर सकते हो। सेकेंडली आप सोसाइटी के रजिस्टर को कंप्लेन फाइल कर सकते हो सेइंग कि भाई ये जो पार्किंग अलोकेशन है वो उन्होंने बिल्डर के हिसाब से, बिल्डर के कहने पर और बिल्डर के साथ कॉल्यूजन में इन्होंने किया है। इनको कुछ ना कुछ बदले में कुछ मिला होगा, इसी के लिए इन्होंने बिल्डर को फेवरेबल हो ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं और हमारे अगेंस्ट में, जबकि मेरा राइट है, मैंने इसके लिए पेमेंट किया हुआ है और लीगली मेरा राइट है, उसके बाद भी मुझे इस पर्टिकुलर राइट से डिप्राइव किया जा रहा है। इसलिए इन्होंने बिल्डर के साथ कॉल्यूजन किया है। तो इनको आप ये गुना भी हो गया और इसी तरह सोसाइटी के रजिस्ट्रार के भी पास आप कंप्लेन कर सकते हो कि इनकी ये लीगल जिम्मेदारी थी
कि ये पार्किंग आपको अलॉकेट करे रूल्स के हिसाब से, और सेकेंडली इनको सेल सर्टिफिकेट आपको डायरेक्टली हैंड ओवर करे। दोनों जिम्मेदारी उन्होंने फुलफिल नहीं की है, और क्लियरली बिल्डर के कहने पर, बिल्डर के फायदे के लिए और आपको प्रेशर करने के लिए उन्होंने बिल्डर का साथ दिया, इसलिए उन्होंने मिस मैनेजमेंट है, यहाँ पे फ्रॉड है, और इसके लिए आप उनको रिमूव करिए। जो ऑफिस बैरर्स हैं या तो जो कमिटी है, उनको आप इस पोस्ट से रिमूव करिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया है। ये जो सोसाइटी में ऑफिस बैरर्स की जो पोजीशन दी गई है, उसके लिए उन्होंने मिसयूज किया है। और मेरे पास कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी हैं जिनमें सोसाइटी के बनने के बाद भी सोसाइटी ने ट्रांसफर के लिए एनओसी नहीं दी थी फ्लैट परचेजर्स को, और अल्टीमेटली उनको प्रेशर किया कि आप जाओ बिल्डर से आप एनओसी लो, और फिर बिल्डर ने उनसे एटलीस्ट 5 से 6 लाख रुपया वसूल किया। और इस तरह ये सारे ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है, इस बहुत सारे एग्जाम्पल इस सोसाइटी के केस में हो चुके हैं। तो आपके पास ये 2 रेमेडीज अवेलेबल है, और ये 2 रेमेडीज के हिसाब से आपको सारे जो फ्लैट परचेजर्स इसी तरह जिनको ग्रीवेंसेस है, वो मिलकर सोसाइटी के ऑफिस बेरर्स या जो कमिटी है उसके अगेंस्ट में आप ये एक्शन करिए। सारे आप मिलकर करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट आएगा, और सोसाइटी के रजिस्ट्रार में भी आप इनके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई इतने सारे इश्यूज होने के बाद भी वो आपको सुन नहीं रहे हैं, जिस पोस्ट पे उनको बिठाया गया है वो पोस्ट का वो मिसयूज कर रहे हैं, और इसलिए इनके ऊपर लीगल एक्शन लेना जरूरी है। इसके ऊपर इनके लिए पिनल एक्शन भी, पेनल्टी भी लग सकती है, और अगर लीगली आप प्रॉपरली फाइट करते हैं तो इन्होंने आपकी सेल्स सर्टिफिकेट जो आपकी प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने बिल्डर को दे दी है, तो इस तरह इनडायरेक्टली उन्होंने चोरी की है। तो वो चोरी में भी, और ये ब्लैकमेलिंग तो क्लियरली दिख रहा है, वो ब्लैकमेलिंग में उन्होंने बिल्डर के साथ भाग लिया है, तो ये कॉल्यूजन के लिए भी उनके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि क्रिमिनल एक्शन हो सकता है, क्योंकि इन्होंने गुनाह कर दिया है, ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि ये ईमेल जो है वो उनके गुनाह का सबूत है उनके अगेंस्ट में। ये आपके पास जो ईमेल आया है वो उनका सबूत है, उन्होंने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तो आप इसके ऊपर एफआईआर भी करा सकते हो। और अगर आप प्रॉपरली सारे मिलकर आप एक्शन लेते हैं तो देयर इज नो डाउट कि अगर आप कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेन भी बोरीवली कोर्ट में फाइल कर सकते हो, ये पर्टिकुलर ऑफिस बेरर्स हैं या तो जो कमिटी मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, उसके अगेंस्ट में आप फाइल कर सकते हो। अगर पुलिस आपका एक्शन नहीं लेती है आपकी कंप्लेन पे, तो फिर आप प्राइवेट कंप्लेन भी बोरीवली कोर्ट में फाइल कर सकते हो, और उसकी प्रोसीजर जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसके हिसाब से आपके पास एविडेंस अभी क्लियरली अवेलेबल है, उसके बेस पे आप वो एक्शन भी ले सकते हो। ये एक्शन लेंगे तो एक ये एग्जाम्पल सेट होगा, और ये एग्जाम्पल सेट होगा तो बाकी जो दूसरे लोग इस तरह का कर रहे हैं वो रुक जाएंगे। प्लस जो कमिटी मेंबर्स हैं इसके खिलाफ हैं, लेकिन उन्होंने अगर ऑब्जेक्शन नहीं लिया है इस तरह के डिसीजंस के ऊपर, तो फिर वो ये बोल नहीं सकते कि नहीं हमें पता नहीं था। वो कमिटी मेंबर्स भी, उनको ये ऑब्जेक्शन राइटिंग में सोसाइटी के पास सबमिट करना चाहिए कि भाई ये जो डिसीजन सोसाइटी के सेक्रेटरी या सो एंड सो लोगों ने, जिन्हों भी ऑफिस बेरर्स ने लिया हुआ है, उसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ, ये इलीगल है और मेरा इस पे ऑब्जेक्शन है, ऐसा राइटिंग में उनके पास होना चाहिए। अदरवाइज वो भी इस गुनाह में इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो गए, भले ही उनको पता नहीं हो, भले ही डिसीजन में उन्होंने पार्ट नहीं लिया हो, क्योंकि वो कमिटी मेंबर है, इसके लिए उनके ऊपर भी इस इलीगल एक्शन की इक्वल जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। तो ऐसे मेंबर्स जो इनोसेंट हैं, जिनको पता नहीं था, तो ऐसे कमिटी मेंबर्स जो हैं उनको ऐसा ये एक्शन राइटिंग में लेना चाहिए। तो ये मेन 3 पोजीशन पॉइंट्स थे, उसका क्लैरिफिकेशन आ गया। इसका इम्पैक्ट ए विंग में क्या हो सकता है वो भी मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि ए विंग में, जैसा कि अभी 9 फरवरी में मीटिंग हुई थी, उससे पहले भी बिल्डर के साथ मीटिंग हुई है, और जैसा हमारे साथ उनका डिस्कशन हुआ है एओबी मेंबर्स का, तो आपको पता होगा कि उन्होंने जो सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए जो पेपर्स पे साइन ली है आपसे, उसमें पहले 10 नाम उन्होंने ब्लैंक रखे हुए हैं। वो 10 नाम क्या रहते हैं? एक्चुअल स्टेप ये है कि जितने फ्लैट परचेजर्स हैं उनकी एक कॉमन मीटिंग बुलाई जाती है, और वो कॉमन मीटिंग में जो फ्लैट परचेजर्स हैं वो अपने में से 10 लोगों को नॉमिनेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और उनको टेम्पररी बेसिस पे कमिटी मेंबर बनाए जाएंगे, जो कि सोसाइटी फॉर्मेशन की बाकी के जो पेपर वर्क है वो करेंगे। वो इसके लिए उनको 10 को अपॉइंट किया जाता है, और वो जो 10 लोग के नाम से सोसाइटी फॉर्मेशन की प्रपोजल रजिस्ट्रार के पास सबमिट होती है, और फिर जब सोसाइटी फॉर्म हो जाती है उसके बाद एक इलेक्शन सोसाइटी रजिस्ट्रार कराएगा,
जिसमें आप फिर से आपकी कमिटी अपॉइंट कर सकते हो या तो सेम कमिटी कंटिन्यू कर सकते हो। तो जो आपके सामने अभी ये एग्जांपल है सी विंग और बी विंग का कि कैसे वहाँ की कमिटी मेंबर्स हैं बिल्डर को डायरेक्टली फेवर कर रहे हैं, बिल्डर के हिसाब से ब्लैकमेलिंग करने के लिए बिल्डर को सपोर्ट कर रहे हैं और एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं। तो वो चीज आपके ए विंग में भी होने वाला है, क्योंकि 10 लोगों का नाम उन्होंने ब्लैंक रखा है और आपकी 9 फरवरी की मीटिंग थी, उसमें भी अब आज तक वो 10 नाम उन्होंने आपके वो राइट आपका है, वो 10 लोगों को सिलेक्ट करने का राइट आपका है। लेकिन ये बी और सी विंग में जैसा दिख रहा है बिल्डर ने नॉमिनेट किया है, बिल्डर ने सिलेक्ट किया कि मुझे कौन से लोग फेवर करेंगे, मैं उन लोगों को ही रखूंगा। तो वो 10 लोगों को उसी तरह वो सिलेक्ट करना चाहता है। तो आपको ये ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, रजिस्ट्रार को भी कंप्लेन लिखनी चाहिए कि भाई ये इस तरह का इलीगल काम हो रहा है। और ए विंग में जितने अगर ऐसे मैंने कुछ लोगों के बिहाफ पे ईमेल लिखा हुआ है कि अगर ये 10 लोग ऐसा काम करते हैं, कंटिन्यू करेंगे और आपके कंसेंट के बिना ये करेंगे, तो जितना भी गलत काम होगा, जितना नुकसान आपको होगा बिल्डर की ओर से, वो सारी की जिम्मेदारी, इक्वल जिम्मेदारी ऐसे 10 लोगों के ऊपर रहेगी। तो आप ये मैसेज जो है आप उन सब तक पहुंचाइए, ताकि उनको पता चलेगा कि ये सारे बिल्डर जो है आपका इलीगल काम कर रहे हैं, और ये इलीगलिटीज में जो कमिटी मेंबर्स बन के जो लोग उनको साथ दे रहे हैं, वो सब भी नोइंगली और अननोइंगली और इनोसेंटली भी उसके गुने में वो पार्ट भाग ले रहे हैं और इक्वली खुद को रिस्पॉन्सिबल किए जा रहे हैं। तो अगर ये नॉलेज आप उन तक सब तक पहुंचाएंगे नहीं, तो फिर ये आपके साथ भी होते रहेगा। इसलिए ये मैसेज जो है आप आपके जो ग्रुप है उसको आप बताइए, जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको दे बताइए कि देखिए आप बी और सी विंग के साथ क्या क्या हो रहा है, वहां पे कितने सारे लीकेज हुए थे लास्ट मानसून 2-3 मानसून में, और जो डिफेक्टिव काम हुआ था उसके लिए भी, और जो पेंडिंग काम था उसके लिए भी। बी और सी की जो सोसाइटी है उसके साथ एओपी मेंबर्स, ए विंग के जो एओपी मेंबर्स हैं उन्होंने काफी सारे मीटिंग की, उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। प्लस सेक्शन 5 और 6 मोफा के हिसाब से जो अदर चार्जेस शेयर मनी और जो भी है लीगल चार्जेस, सोसाइटी फॉर्मेशन चार्जेस, ये सारे जो चार्जेस हैं वो सोसाइटी के नाम से बिल्डर ने आपसे कलेक्ट किए हैं। तो लॉ ये कहता है कि ये सब सब चार्जेस जो है बिल्डर नहीं कलेक्ट कर सकता। रेरा कहता है कि सिर्फ रीजनेबल और नेसेसरी चार्जेस रहेगा, वो ही आपसे कलेक्ट किया जा सकता है। और एट द मोस्ट मेंटेनेंस चार्जेस है वो भी एक्चुअल चार्जेस उसको लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 से 15,000 या 20,000 तक वो सोसाइटी फॉर्मेशन के चार्जेस मांग रहा है हर फ्लैट वाले से। यानी कि अगर टोटल आप काउंट करोगे तो लगभग 560 फ्लैट्स आपके अप्रोक्सीमेटली आपके प्रोजेक्ट में है। इंटू 10,000 भी अगर हम काउंट करते हैं तो 560 इंटू 10,000 उतना पैसा बिल्डर ने सिर्फ सोसाइटी फॉर्मेशन के नाम पे ले लिया। ऐसे ही लीगल चार्जेस है, तो लीगल चार्जेस में आपको कौन सी सर्विस बिल्डर ने दी? एग्रीमेंट करना जिम्मेदारी उसकी है, कन्वेंस अभी तक किया नहीं है, तो फिर उसने कौन सी सर्विस आपको दी? आपको कोई सर्विस नहीं दी है, तो लीगल चार्जेस किस चीज के लिए वो ले रहा है? एग्रीमेंट का अगर चलो एग्रीमेंट का हम कॉस्ट मान भी लेते हैं तो 500 रुपया 600 रुपया होगा, तो 500 रुपया ले सकता है, लेकिन आपसे 15,000 20,000 रुपया कलेक्ट कर रहा है, तो उतना अमाउंट इंटू 560 आप काउंट करिए, इतना अमाउंट बिल्डर ने आपसे ले लिया। तो सोसाइटी फॉर्मेशन का एट द मोस्ट आप हाईएस्ट पेपर वर्क करने के बाद भी अगर आप खर्चा करते हो तो मैक्सिमम 700 रुपए से 800 रुपए तक सोसाइटी का पर मेंबर फॉर्मेशन का खर्चा आता है, उसमें शेयर मनी आ गई। यानी आप 700-800 की जगह पे जो बिल्डर है आपसे 10-15 हजार रुपया कलेक्ट कर रहे हैं पर मेंबर। तो ये सारे चेंजेस जो पैसा आपसे कलेक्ट कर रहा है, लॉ ये कहता है कि ये सारे अमाउंट्स जो है उसको पर्टिकुलर एक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा और उसमें से वो अमाउंट यूज करेगा। अभी समझो सोसाइटी फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल उन्होंने 560 इंटू 10,000 उन्होंने कलेक्ट किया, तो कितना हो गया आप देखिए भाई, 56 लाख रुपए। तो ये जो अमाउंट कलेक्ट किए, वैसे ही समझो मीटर चार्जेस हैं, तो मीटर चार्जेस एट द मोस्ट 2 से 3 हजार रुपया होता है, तो वो उसने आपसे 15-20 हजार रुपया चार्ज किया है। इसी तरह हर चार्जेस जो भी लेता है, तो बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये चार्जेस जो है सोसाइटी का नाम से एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, या तो अकाउंट ओपन करने के बाद सोसाइटी को हैंड ओवर करना है। और
सिर्फ एक्चुअल चार्जेस उसमें से डिडक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मीटर चार्जेस आपसे 15,000 लिया और एक्चुअल मीटर चार्जेस 2,000 रुपया है, तो 13,000 रुपया जो बचा वो आपकी सोसाइटी को उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसे लॉ लॉ ऐसा कहता है। हमने कुछ नई कंप्लेन फाइल की थी, उसमें ये सारे इश्यूज लिए हुए हैं। तो 12,000 रुपया ऐसे आप देखेंगे तो हर मेंबर से उन्होंने लगभग 2 से 3 लाख रुपया लिया है, जिसकी कॉस्ट एट द मोस्ट 25,000 रुपया से ज्यादा लोग नहीं ले सकते। उसके जगह पे उन्होंने 2 से 3 लाख रुपया लिया है। तो आप सोच लीजिए कि 560 फ्लैट्स इंटू आप 2-2.5 लाख रुपया एवरेज पकड़ लेते हैं तो कितना पैसा हो गया। यानी आपने फ्लैट जब सेल परचेज किया था वो तो आपको मार्केट प्राइस पे उन्होंने लिया था, जो मार्केट में चल रहा था वही रेट पे आपको बेचा हुआ है। मैक्सिमम प्राइस भी उससे कलेक्ट कर ली थी, डिले किया तो इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ था। तो वो सिचुएशन में बाद भी अगर ये करोड़ों रुपया अगर दूसरे नाम से ले रहा है और हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको अभी पता है लीगल पोजीशन क्या है वो भी आपको बता दिया, उसके बाद भी आप चुप रहते हैं, तो फिर वो आप ही जिम्मेदार हैं, बिल्डर जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि कोई गलत कर रहा है और उस गलती को चुप रहने वाला जो सहन करने वाला है वो ज्यादा जिम्मेदार रहता है, क्योंकि उसकी वजह से ही गलत करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। तो जो इतना सारा बड़ा रुपया है उसके बाद भी आपको अगर फाइट भी करते हैं तो भी इसमें से काफी सारा पैसा आपके पास रिटर्न आ सकता है। लेकिन आप अगर फाइट ही नहीं करोगे और फिर रोते रहोगे कि बिल्डर ऐसा है, तो आपको रोने का कोई हक नहीं है। आपको ये सब सहन करने के बाद रोने के लिए आपका कोई हक है ही नहीं। आप सहन करते रहिए, या तो आपको लॉ पता है या आप पता कीजिए, और उसके बाद भी फिर आप चुप रहेंगे तो फिर आपको फिर कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि लॉ ये कहता है कि आपको आना पड़ेगा, लॉ के पास जो रेमेडीज है, फॉर्मेलिटीज है, वो सब आपको करनी पड़ेगी। इंडिया की लीगल सिस्टम भले ही स्लो है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मान लेते हैं कि फर्स्ट लेवल पे आपको क्लियर नहीं होगा तो 2 लेवल पे भी आपको फाइट करनी पड़ेगी। ये जो अमाउंट है काफी बड़ी अमाउंट है, करोड़ों में अमाउंट है। तो करोड़ों जो अमाउंट है उसके लिए आपको लीगल जब क्लियरली आपको रेमेडीज अवेलेबल है, आपको लॉ क्लियर है कि भाई ये पैसा आपका ही है, आपको मिलना चाहिए, फिर भी आप चुप रहते हो, तो वो आपकी गलती है। क्योंकि ये जो अमाउंट है सोसाइटी के मेंबर्स में वापस डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। या तो समझो फॉर एग्जांपल सोसाइटी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और उन्होंने सबने मेंबर्स ने डिसाइड किया कि सोसाइटी के पास जमा रहेगी, तो आप सोचिए आपकी सोसाइटी के पास करोड़ों रुपए का फंड डे 1 से रहेगा, और फ्यूचर में जब भी रीडेवलपमेंट होगा या कोई भी एक्टिविटीज होगी, ये करोड़ों रुपए का इंटरेस्ट प्लस ये अमाउंट जो है फ्यूचर में आपको कितना काम आएगी। तो अभी आपको चाबी मिल चुकी है, आप फ्लैट में रहते हो, आपको कोई नुकसान ही नहीं है, तो आपको ये सारे जो स्टेप्स लेने चाहिए। मेरा क्या, ऐसा सोचना नहीं चाहिए, और सारे लोगों को मिलकर ये एक्शन लेने की जरूरत है। और ये काम जो है एओपी मेंबर्स, जो मिडोरी के एओपी मेंबर्स हैं, और वो सारी बातें हमने आपके जो बी और सी विंग के सोसाइटी ऑफिस बेरर्स हैं उनसे पर्सनली डिस्कशन किए। एक बार नहीं 3 बार डिस्कशन हो चुका है। सब हर बार उन्होंने को हम लोग ये सब स्टेप्स लेंगे ऐसा उन्होंने बात भी किया, और लेकिन बाद में फिर उन्होंने उल्टा रिजोल्यूशन पास किए। तो फैक्ट्स अभी आपको बता दिए हैं, अभी क्या करना है वो आपके ऊपर है। थैंक यू।